200 साल बीत चुके हैं जब रिप्ले ने एलियंस से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी और अब यूएसएन ऑनरिगा के वैज्ञानिक उसे सैन्य के लिए एक गुप्त परियोजना के रूप में क्लोन करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ खून इकट्ठा किया जहां वह मरी थी। आखिरकार 8 प्रयासों में एक जीवित शरीर विकसित होता है। तैयार होने पर वे ऑपरेशन कर उसकी गर्भाशय तक पहुंचते हैं क्योंकि मरने से पहले एलियन ने उसे गर्भवती किया था। व्रेन और गेडिमन इस खोज से उत्साहित हैं कि बेबी एलियन को भी क्लोन किया गया है और वे इसे आगे के अध्ययन के लिए एक कैप्सूल में ले जाते हैं। उसी क्षण रिप्ले जाग जाती है और एक डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसका चेहरा कांच पर पटक देती है, लेकिन बाकी लोग तुरंत उसे बेहोश कर देते हैं। 3 दिन बाद रिप्ले फिर से एक कोकून जैसी कपड़े के अंदर जागती है और अपने हाथ पर 8 नंबर का टैटू पाती है। डॉक्टर एक नियमित जांच करते हैं और उसकी उत्तम सेहत देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। ऑपरेशन का निशान पहले से ही ठीक हो रहा है और बहुत छोटा हो गया है। जब व्रेन उसे चिढ़ाने के लिए बहुत करीब आता है तो रिप्ले उसे अपने पैरों से पकड़ लेती है। अब उसमें ताकत है। वह उसे गला घोंटती है, लेकिन एक गार्ड जल्दी से आता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद रिप्ले को भाषा और सीखने से संबंधित विभिन्न परीक्षणों से गुजारा जाता है, जिसमें वह बहुत तेजी से प्रगति दिखाती है और डॉक्टरों को प्रभावित करती है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उसका श्रेष्ठ शरीर उसके डीएनए के एलियंस के साथ मिल जाने का परिणाम है। जब वे उसे एक बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं तो रिप्ले रोने लगती है। उसे अपनी मृत बेटी और मिशन में खोए बच्चे की याद आती है। यह जनरल पेरेज को गुस्सा दिलाता है क्योंकि सेना को ऐसे क्लोन चाहिए जो सोच न सके, लेकिन ऐसा लगता है कि रिप्ले के पास अभी भी विरासत में मिली यादें हैं। पेरेज डॉक्टरों से बहस करता है, ये कहते हुए कि अगर रिप्ले ने कोई भी अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। फिर वह उनके दूसरे प्रयोग की जांच करता है। ये पता चलता है कि रिप्ले से लिया गया एलियन एक रानी है जो भी तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही अंडे देगी। दोपहर के भोजन उसे अंदर लाकर रेन रिप्ले को बताते हैं कि उन्होंने क्लोनिंग के लिए उसका खून लिया और एलियन पकड़ा। वह अनुमान लगाती है कि उनके पास रानी है और चेतावनी देती है कि सभी मरेंगे, लेकिन वे उसे नहीं सुनते। रेन उसे अपमानित करता है। कुछ समय बाद एक अंतरिक्ष यान जिसे बेट्टी के नाम से जाना जाता है सैन्य स्टेशन पर पहुंचता है। क्रू भाड़े के सैनिकों से बना है और जॉनर को चाकू से खेलना पसंद है। वह एक चाकू एल्गिन वीआरआई की टांग पर फेंकता है क्योंकि वह कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त है, लेकिन काहल को इस प्रकार का मजाक पसंद नहीं है। स्टेशन के गार्ड ये जांचते हैं कि क्रू के पास हथियार नहीं है और भाड़े के नेता एल्गिन घोषणा करते हैं कि वह माल लेकर आया है। यह पता चलता है कि पेरेज ने उन्हें कुछ नागरिकों का अपहरण करने के लिए काम पर रखा था, जिन्हें वे अपने एलियन प्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते थे। भुगतान प्राप्त करने के बाद एल्गिन अपने क्रू के लिए कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए जगह मांगता है। पेरेज सहमत हो जाता है, बशर्ते कि भाड़े के लोग प्रयोगशालाओं से दूर रहें। सो रहे पीड़ितों को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और डॉक्टर उनके सामने कई एलियन अंडे रखते हैं ताकि उन्हें गर्भवती किया जा सके। इस बीच रिप्ली अपने नए कौशल का परीक्षण करने के लिए अकेले बास्केटबॉल खेल रही है, अपनी ताकत साबित कर रही है। इसके साथ ही अच्छी गति और तेज प्रतिक्रियाएं भी आती है। भाड़े के लोग उसे ढूंढ लेते हैं और जॉनर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ली तेजी से चलती है और उसे गेंद को छूने भी नहीं देती। जब जॉनर बहुत करीब आता है और अजीब तरीके से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो रिप्ली उसे केवल 2 चालों में ही नीचे गिरा देती है। एक और भाड़े का व्यक्ति गेंद को उसकी ओर वापस फेंकता है और जब रिप्ली उसे पकड़ने के लिए मुड़ती है तो क्रिस्टी उसे कुछ जिम के वजन से मारता है। रिप्ली की नाक से खून बहता है, लेकिन वह ज्यादा परेशान नहीं होती, इसलिए वह जल्दी से क्रिस्टी को भी नीचे गिरा देती है। उसी समय डॉक्टर उसे ले जाने के लिए आते हैं, इसलिए रिप्ली गेंद को पूरी तरह से फेंकती है और जाने से पहले अपनी नाक पोंछती है। खून फर्श पर गिरता है और धातु को घोल देता है, यह दिखाते हुए कि अब रिप्ली का खून भी एसिड बन गया है, ठीक एलियंस की तरह। कुछ समय बाद गेडीमैन एलियन प्रयोगों की जांच करता है और उनमें से एक कांच के माध्यम से उस पर गुर्राता है। गेडीमैन उसे चिढ़ाता है और खिड़की को चूमता है, लेकिन जब एलियन गुर्राता है तो वह उसे शांत करने के लिए कुछ ठंडा गैस छोड़ता है। अब जब भी वह बटन दबाने की धमकी देता है, एलियन पीछे हट जाता है। इस बीच कॉल नशे में होने का नाटक करती है, इसलिए उसके साथी उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। वह चुपके से घूमती है और रिप्ली के बंदी इकाई तक पहुंचने के लिए एक विशेष स्प्रे का उपयोग करती है, जहां वह उसे करीब से देखती है। दाग देखकर वह निष्कर्ष निकालती है कि एलियन पहले ही हटा दिया गया था। जब रिप्ली जागती है तो कॉल उसे मारने की पेशकश करती है, लेकिन रिप्ली डरी नहीं और एक साहसी कदम उठाती है। कॉल देखता है कैसे उसकी तलवार रिप्ली के हाथ से गुजरती है और खून तलवार जंग लगा देता, और जब चाकू वापस लेती तो छेद जल्दी से बंद हो जाता। उठी फिर रिप्ली कॉल को अपना चेहरा छूने के लिए कहती, वह एलियंस को महसूस कर सकती। कॉल चाहती है कि रिप्ली उसे एलियंस को मारने में मदद करे, हालांकि रिप्ली कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बाहर जाते समय कॉल को गार्ड्स और व्रेन द्वारा रोक लिया जाता है। फिर भाड़े के सैनिकों पर व्रेन चिल्लाता है, जो बताता है कि उन्होंने एकमात्र नियम तोड़ा है और उन्हें फांसी की धमकी देता है। भाड़े के सैनिक तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और गार्ड्स के साथ एक गोलीबारी होती है, लेकिन एल्गिन की टीम मिलकर काम करती है और आसानी से सभी सैनिकों को हरा देती है। फिर एल्गिन कॉल के असली इरादों को जानने की मांग करता है, इसलिए वह स्वीकार करती है कि वह एक अंडरकवर एजेंट है जो डॉक्टर के अवैध प्रयोगों को रोकने के लिए आई थी। प्रयोगशाला में गेडीमैन यह देखता है और सुरक्षा को बुलाने की कोशिश करता है। जब वह विचलित होता है तो सेल में 2 एलियंस एक तीसरे पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, जिससे उसके एसिड खून से फर्श में छेद हो जाता है। यह सब रिप्ले और उसकी टीम द्वारा महसूस किया जाता है। गैस छोड़ने की कोशिश करता है गेडीमैन, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एलियंस जमीन में छेद के माध्यम से भाग चुके हैं। जब गेडीमैन करीब से देखने जाता है तो एक एलियन का पंजा बाहर आता है और उसे अगवा कर लेता है।
जैसे ही जहाज में अलार्म गूंजने लगते हैं, एक गार्ड भी छेद की जांच करने के लिए सेल में प्रवेश करता है। तभी एक एलियन बटन दबा देता है और उसे ठंडी गैस से मार देता है। बेटी की टीम बहस छोड़कर भागने लगती है, जबकि सैनिक पॉड्स की ओर भागते हैं ताकि बच सके। पहला पॉड सुरक्षित निकल जाता है, लेकिन एक एलियन दूसरे पॉड में घुस जाता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। हैच बंद होने से पहले पेरेज पॉड के अंदर एक ग्रेनेड फेंकता है, जो उड़ते ही फट जाता है। जब वह विचलित होता है तो एक एलियन उसके पीछे आकर उसे मार देता है। व्रीज एक अन्य कमरे में पुर्जे ढूंढ रहा होता है। जब वह अपने ऊपर एक एलियन देखता है तो वह उसे गोली मारता है, जिससे कुछ एसिड वाला खून गिर जाता है। उसकी टांग में दर्द नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में होता है, इसलिए वह गोली चलाने लगता है। दूसरा एलियन रिप्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी सुपर ताकत का उपयोग करके पैनल खोलती है और अपने खून से सर्किट को शॉर्ट कर देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वह अंततः भाग जाती है। भाड़े के सैनिक अपने जहाज की ओर वापस जा रहे हैं, लेकिन एल्गिन समूह से अलग हो जाता है जब वह जमीन पर VRI का हथियार देखता है। कुछ उसे चौंका देता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ ट्यूब्स गिरने की आवाज होती है। जैसे ही वह गिरे हुए हथियारों के पास जाता है, एक एलियन ग्रेड के माध्यम से पहुंचता है और उसे मार देता है। दल उसके चीखने की आवाज सुनता है और उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलियन उनके पीछे दिखाई देता है, इसलिए वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद पाते हैं। जब एलियन एल्गिन के शरीर को करीब से देखता है तो अचानक किसी ने छेद से उसे गोली मार दी। यह रिप्ली थी, जो छुपी हुई थी। भाड़े के सैनिक गुस्सा और ब्रेन को धमकाते जब तक वह मानता स्टेशन में 12 एलियन है। समूह कॉल के विरोध के बावजूद रिप्ली के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत होता है और जाने से पहले रिप्ली कॉल के लिए एलियन की जीभ ले लेती है, एक स्मृति चिन्ह के रूप में। जैसे ही समूह आगे बढ़ता है, वे व्रीज से फिर से मिलते हैं। फिर रिप्ली घोषणा करती है कि वह महसूस कर सकती है कि स्टेशन चल रहा है, और व्रेन पुष्टि करता है कि आपात स्थिति में ऑटो पायलट चालू हो जाता है। स्टेशन वापस पृथ्वी की ओर जा रहा है और किसी को यह विचार पसंद नहीं है, क्योंकि ग्रह वर्तमान में एक बंजर भूमि है, इसलिए उन्हें बेटी को ढूंढना होगा। समूह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन रिप्ली रुक जाती है जब उसे एक और प्रयोगशाला मिलती है। अंदर वह असफल क्लोन को देखकर भयभीत हो जाती है, जो भयानक जीव बन गए हैं। संख्या 1 से 6 तक मृत हैं और स्थिरता ट्यूबों में बंद है, लेकिन 7वां अभी भी जीवित है। टेबल पर ट्यूबों और वेंटिलेटरों द्वारा जीवित रखा गया है। संख्या 7 दया की भीख मांगती है, इसलिए रिप्ली फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करके उसे मार देती है और पूरी प्रयोगशाला को नष्ट कर देती है। अन्य क्लोन को भी जला देती है। कॉल भी घृणा से भर जाती है और इसके लिए रेन को घूंसा मारती है। एक अन्य कमरे में समूह उन पीड़ितों को पाता है जिन्हें भाड़े के सैनिक प्रयोगों के लिए लाए थे। पहले तो उन्हें लगता है कि सभी मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी जिसका नाम परवेज है अचानक चिल्लाने लगता है। वह शांत हो जाता है जब वह देखता है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि जब रिप्ली उसे सूंघती है तो वह पुष्टि करती है कि उसके अंदर एक एलियन है और उसे साथ ले जाना नहीं चाहती। कॉल उसे छोड़ने से इनकार करती है और कहती है कि अगर वे जल्दी से भागने में सफल होते हैं तो वे परवेज को सर्जरी के लिए क्रायोस्टेसिस में डाल सकते हैं। टीम अपनी यात्रा बेट्टी की ओर जारी रखती है, परवेज को साथ ले जाते हुए। अगला क्षेत्र जिसे उन्हें पार करना है वह मेस हॉल है, जो अब आपातकालीन स्प्रिंकलर्स के कारण पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। व्रीज के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह अपनी व्हील चेयर छोड़ दे और क्रिस्टी की पीठ पर बंध जाए। दुर्भाग्यवश अगला गलियारा और भी अधिक पानी में डूबा हुआ है और समूह को इसे पार करने के लिए तैरना पड़ता है। जल्द ही उनके पीछे 2 एलियन दिखाई देते हैं और जॉनर तुरंत एक को गोली मार देता है, लेकिन दूसरा आगे बढ़ता रहता है और एक भाड़े के सैनिक को पकड़ लेता है, उसे ले जाता है। एलियन अपने शिकार में व्यस्त है, इसलिए समूह तैरता रहता है, केवल यह देखने के लिए कि क्षेत्र एक गंदी झिल्ली से ढका हुआ है। रिप्ली अपनी ताकत से इसे तोड़ देती है और सभी फिर से सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, लेकिन एक बुरी आश्चर्यजनक चीज उनका इंतजार कर रही है। वे एलियन अंडों से घिरे हुए हैं। एक प्राणी अंडे से बाहर कूदता है और रिप्ली के चेहरे को पकड़ लेता है, इसलिए वह पानी में संघर्ष करती है। समूह के बाकी सदस्य भी पानी के नीचे जाते हैं और छेद के माध्यम से कई ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि सभी अंडों को मार सकें। उसी समय पहले वाला एलियन पानी में फिर से प्रकट होता है, इसलिए समूह छेद के माध्यम से बाहर निकलता है और सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है। ऊपर का दरवाजा नहीं खुलता और रेन ताले को शूट करने के बहाने कॉल की बंदूक ले लेता है, लेकिन इसके बजाय उसे गोली मार देता है। कॉल पानी में गिर जाती है और गुस्से में व्रीज रेन को गोली मारने की कोशिश करता है, जो एक तरफ हट जाता है और गोली चलने से दरवाजा आखिरकार खुल जाता है। वह तुरंत बाहर निकल जाता है और अपने पीछे का गेट बंद कर देता है। जल्द ही एलियन बाहर आता है और सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है। लोग उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं और कुछ एसिड खून के छींटे पड़ते हैं, जिससे क्रिस्टी को चोट लगती है। जॉनर भी गोली चलाता है और एलियन को मार देता है। फिर भी प्राणी क्रिस्टी के पैर को पकड़े रहता है, जबकि व्रीज सीढ़ियों को पकड़े रहता है। अपने दोस्त को अतिरिक्त वजन से बचाने के लिए क्रिस्टी हार्नेस छोड़ देता है और एलियन के साथ अपनी मौत के लिए गिर जाता है। समूह सोचता है कि वे कैसे बचेंगे, तभी दरवाजा अचानक खुल जाता है और दूसरी तरफ कॉल दिखाई देती है। सभी लोग सुरक्षित कमरे में पहुंच जाते हैं और रिप्ली कॉल की चोट की जांच करती है। यह पता चलता है कि वह वास्तव में एक एंड्रॉइड है। कॉल स्वीकार करती है कि वह एंड्रॉइड्स की एक प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी में से एक है, जो इतनी जीवंत थी कि उन्होंने चेतना प्राप्त कर ली और विद्रोह कर दिया, अपने आंतरिक वायरलेस मोडेम को जला दिया और खुद को मानव के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की।
ये जानते हुए कि एंड्रॉइड्स क्या कर सकते हैं, रिप्ली कॉल को एक छोटे से चैपल में ले जाती है और उसे स्टेशन के कंप्यूटर से खुद को जोड़ने के लिए कहती है। कॉल पुष्टि करती है कि स्टेशन पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जहां एलियन भाग सकते हैं और मानव जाति को संक्रमित कर सकते हैं। स्टेशन ने कॉल के लिए इसे उड़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा जला दी है, इसलिए रिप्ली उसे जहाज को प्रोग्राम करने के लिए कहती है ताकि यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उसी समय ब्रेन बेट्टी तक पहुंचने वाला है, इसलिए कॉल उसके लिए दरवाजे बंद कर देती है और स्पीकर के माध्यम से बात करती है ताकि एलियंस को बता सके कि वह कहां है। टीम फिर से बेट्टी की ओर बढ़ने लगती है और जॉनर घबरा जाता है जब वह सुनता है कि स्टेशन जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। वह कॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ली तुरंत उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसकी जीभ निकालने की धमकी देती है। उसी क्षण वह एक आवाज सुनती है और कहती है कि रानी दर्द में है। तभी अचानक उसे एलियंस द्वारा फर्श के माध्यम से खींच लिया जाता है। हालांकि प्राणी उसे चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसके बदले हुए डीएनए के कारण वे उसे अपना मानते हैं और उसे अपने घोंसले में ले जाते हैं। इस बीच बाकी समूह बेट्टी तक पहुंच जाता है, जहां प्यूरविस को अचानक रेन द्वारा गोली मार दी जाती है। डॉक्टर कॉल को बंधक बना लेता है और जब वे बेकार में बहस कर रहे होते हैं तो एलियन आखिरकार प्यूरविस के सीने में जीवित हो जाता है, जिससे वह रेन की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। गोलियां उसे नहीं रोकती और जल्द ही प्यूरविस रेन तक पहुंच जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। उसी क्षण एलियन आखिरकार बाहर आ जाता है, इसलिए भाड़े के सैनिक गोलीबारी करते हैं और एक ही समय में रेन और प्यूरविस दोनों को मार देते हैं। रिप्ली की ओर लौटते हुए वह खोजती है कि घोंसला एलियंस और स्वयं रानी से भरा हुआ है। एक कोकून में लिपटा और भ्रमित गेडीमैन अन्य पीड़ितों के साथ वहां है और वह रिप्ली को बताता है कि रानी ने उसका मानव प्रजनन चक्र विरासत में लिया है। अपने पहले अंडों का दौर देने के बाद वह एक इंसान की तरह जन्म देती है, एक गर्भाशय जैसी थैली विकसित करती है और एक अजीब प्राणी को जन्म देती है जो आधा मानव और आधा एलियन है। नवजात तुरंत रानी को मार देता है और रिप्ली को चाटता है, उसे अपनी असली मां के रूप में दावा करता है। जब गेडीमैन फिर से बात करना शुरू करता है तो नवजात उसके सिर का ऊपरी हिस्सा काट लेता है। रिप्ली इस ध्यान भटकाव का उपयोग करके भाग जाती है और बेट्टी की ओर दौड़ती है जो निकलने वाली है। सौभाग्य से वह समय पर कूद जाती है और कॉकपिट में भाड़े के सैनिकों के साथ फिर से जुड़ जाती है। जब बेट्टी उड़ान भरती है, कॉल देखती है कि एक दरवाजा अभी भी खुला है, इसलिए वह उसे बंद करने जाती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि नवजात अंदर घुस आया है। जब वह इसके हमलों से बचती है तो जहाज हिलने लगता है, क्योंकि यह काफी अस्थिर है। एक भाड़े का सैनिक कॉल को ढूंढने आता है और नवजात तुरंत उसे मार डालता है। रिप्ली को शक होता है कि कॉल को इतना समय क्यों लग रहा है और वह भी कमरे की ओर दौड़ती है, समय पर यह देखने के लिए कि नवजात कॉल के घाव पर पंजा मार रहा है। वह एक अच्छी एलियन मां होने का नाटक करती है और नवजात को सांत्वना देती है। इसे भटकाते हुए वह खिड़की पर कुछ एसिड वाला खून फेंकती है ताकि एक छेद बना सके। इससे केबिन का दबाव कम हो जाता है और नवजात को खिड़की पर खींच लेता है। कॉल और रिप्ली पकड़ बनाए रखते हैं और भयभीत हो जाते हैं कि छेद नवजात के अंदरूनी हिस्सों को खींचता है जब तक कि वह मर नहीं जाता और उसका शरीर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। उसी समय सैन्य स्टेशन पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और विस्फोट हो जाता है, जिससे अंदर के सभी एलियंस मारे जाते हैं। कॉकपिट में जॉनर और व्रीस अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज को नियंत्रित कर सकें। वे पायलट नहीं है, थोड़ी हिलावट और बहुत गर्मी होती है, लेकिन शुक्र है जहाज सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतरता है और सभी जीवित रहते हैं। रिप्ली और कॉल एक साथ बैठकर एक शहर के अवशेषों को देखते हैं, यह सोचते हुए कि आगे क्या करना है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।